नमस्कार सभी मित्रों को, सभी योग प्रेमियों को। एक बार फिर से हमारे नए गेस्ट हैं स्वामीनाथ ज्ञानदर्शी जी, और ये लाइव हो रहे हैं इटली से। ये हमारे बिहार स्कूल ऑफ योगा के ही हैं, हमारे साथ ही पढ़े हैं, हम लोग सब गुरु भाई हैं और पिछले करीब 5 से 7 वर्षों से इटली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम उनको आमंत्रित करेंगे आज इस मंच पे विश्व योग दिवस पे इनके संदेश, और इनका जो आज का टॉपिक है बड़ा ही यूनिक है, जो आज के वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं उससे रिलेट करेगा। कोविड-19 कोरोना, जिसमें लोगों को लंग्स, श्वास लेने में समस्याएं वगैरह वगैरह आदि समस्याएं जो होती है, इन रिलेशन टू दैट हाउ दिस इज यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राणायामा इन डेली लाइफ। ओवर टू स्वामीनाथ जी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। प्लीज वेलकम and happy World Birthday to you also. Namaste. Thank you for inviting me on this platform. And this is one very good event which is going on since morning. I have been observing from morning, early morning, and it's going to be till late evening. And I must say it's its own kind of the program which is happening first time, that throughout the day that people can benefit with the different aspect of yoga, different philosophy, and can listen to the so many people at one platform from their home. That's one very big and important thing, that they don't need to go out, they no need to travel, face the traffic. They are relaxed at home and they can continue earning this knowledge. They can enjoy this program from the home and can get benefited with this. And there are so many people, who have spoke very well about the yoga niyams, and then benefits of yoga, how it can be related to the kids, how it can be related to the elders. It's very interesting to listen, to know how broad yoga is, because nowadays when someone says yoga, in their mind is yoga means doing yoga pose and that's it. Doing yoga pose, yoga asana, they consider as a yoga. And this yoga is not limited to only the asanas. There are many other things are involved into the yoga practices. Yoga practices are various. It depends on the person, what type of the practices they choose and what they are able to do. So today I'm going to talk about the practice of pranayama. तो आज हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में. The pranayama, one of the very most important aspect of yoga, which takes us move forward and bring us to closer to the higher energy, close to the universe. Many people, they call the closer to the God or closer to your own self. So when we talk about the pranayama is literally, it means is the breathing. The literal word it's explained as prana plus ayama. प्राण और आयाम जोड़ के प्राणायाम बनता है. ये प्राणायाम जो है बेसिकली ओनली ब्रीदिंग भी नहीं है. ब्रीदिंग व्हाट वी डू, ब्रेथ जो हम लेते हैं, श्वास जो हम लेते हैं, ये जो है हमारे जो प्राण को है उसको बढ़ाता है. और जब हम अपने श्वास को सही तरह से उसको रेगुलेट करते हैं, उसको सही ढंग से श्वसन प्रक्रिया को करते हैं, तो हमारे अंदर जो है प्राण का आयाम बढ़ता है, प्राण का विकास होता है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्राण हमारे शरीर में आता है. तब उसको कहते हैं प्राणायाम. प्राण और आयाम, प्राण के आयाम को
विकसित करना, उसको और लार्ज करना, बड़ा करना प्राणायाम होता है। आज के टाइम में लोग जब योगा की बात करते हैं प्राणायाम को भूल जाते हैं, श्वसन को भूल जाते हैं, जबकि श्वसन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है योगा का। तो योगा मीन्स केवल पोस्चर्स, आसनास करना नहीं। योगा का मतलब ये नहीं कि जो है हम डिफिकल्ट एडवांस पोस्चर्स करके दिखाएं और वो ही योगा कहलाता है। वो धीरे धीरे जो है दूसरे दिशा में चला जाता है। वो केवल योगा नहीं रह जाता, वो केवल फिजिकल योगा प्रैक्टिसेस हो गया, पोस्चर्स हो जाता है, वो जो केवल फिजिकल बॉडी के लिए अच्छा होता है। लेकिन प्राणायाम जो हम करते हैं वो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही उपयोगी है। श्वास हर कोई लेता है, हम जन्म से मृत्यु तक श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, लेकिन हम उसके प्रति सजग बहुत कम ही होते हैं। हम उसकी चिंता नहीं करते हैं कि श्वास कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। जब तक कि हमको अगर श्वसन में कोई दिक्कत ना हो जाए, सर्दी ना हो जाए, नाक बंद हो जाए, तब समझ में आता है कि श्वास नहीं चल रहा है ठीक से, कुछ समस्या है, देयर इज सम प्रॉब्लम। तो हम अपने लाइफ के, अपने जीवन के सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज को जो है कि प्राणायाम, ब्रेथ को हम ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं। जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, श्वास अपने आप जो है आता है और बाहर जाता है। श्वसन प्रक्रिया स्वतः होती है, लेकिन योगा में प्राणायाम को जोड़कर हम उस श्वसन प्रक्रिया को और अच्छा बना सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्राणायाम हमारे लाइफ में क्या है, पहले हम जान लेंगे कि यह किस तरह से काम करता है, इसका कितना महत्व है हमारे जीवन में। जब हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन, प्राण जो है शरीर में जाता है। वो एनर्जी, वो प्राण हमारे शरीर में प्रवेश करके पूरे अंगों में, धमनियों में फ्लो करता है, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बिना भोजन के आदमी कुछ समय जी सकता है, कहेंगे कि 10 दिन, 15 दिन, एक्सट्रीम केसेस में बहुत अधिक ज्यादा होता है तो 1 महीना आदमी आराम से जी जाता है, रह जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। पानी, अगर पानी नहीं पीते हैं तो 2-3 दिन, 4 दिन, अगर कोई लिक्विड नहीं ले रहे हैं, पानी नहीं ले रहे हैं, ज्यादा एक्सट्रीम हुआ तो 6-7 दिन। लेकिन श्वसन, अगर श्वास नहीं लेते हैं तो कुछ मिनट, अगर श्वास नहीं लेते हैं तो केवल कुछ मिनट ही जीवित रह सकते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए श्वास लेना। भोजन और पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट श्वसन है हमारे लिए, क्योंकि हम जब श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर जो है प्राण ऊर्जा का संचार होता है, प्राण जो है फ्री फ्लो में बहता है। अब जब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है, जब हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, अगर हम उसको श्वसन को केवल देखते हैं, अपने श्वसन प्रक्रिया के प्रति सजग हो जाते हैं, उसी समय, उसी क्षण हमारा मस्तिष्क जो है शांत होना लगता है, हमारा शरीर रिलैक्स फील करता है। जितने भी शरीर के अंदर में जो तकलीफें हैं, दर्द हैं, वो कम होने लगते हैं। जो भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप जो है शिथिल होने लगती हैं, और माइंड जो है बहुत ही शांत और रिलैक्स होने लगता है।
अब जब श्वास के और लंबे समय तक आप ध्यान लगाते हैं उस पे, वो मेडिटेशन में आपको ले जाने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आप श्वास को अनुभव कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से श्वास के ऊपर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन का जो इफेक्ट है वो एक अलग विषय है। उसमें जो है आपकी मानसिक शक्तियां जो है विकसित होती हैं, आपका कंसंट्रेशन विकसित होता है। हम अभी बात करेंगे प्राणायाम की। तो प्राणायाम में जब हम प्राण लेते हैं, श्वास लेते हैं, प्राण अंदर जाता है, तो हमारे शरीर में जो है 5 अलग प्रकार के प्राण हैं, जिसे हम 5 अलग अलग शरीर के भागों में देखते हैं। तो पहला जैसे है उदान। उदान जो प्राण है वो जो है ऊपर की तरफ फ्लो करता है। तो हमारे गर्दन से ऊपर, हाथ में, पैरों में उदान वायु का, उदान प्राण का जो है वो प्रभाव रहता है। इस प्राण को जो है योगा में वायु भी कहते हैं, ताकि जो है समझने में हमको आसानी हो कि ये एनर्जी, प्राण, वायु, दोसा ये कैसे एक दूसरे से अलग है। लेकिन श्वसन का इन वायु पर, इस प्राण पे असर पड़ता है। दूसरा है प्राण। प्राण जो है वो गले से लेके डायफ्राम के ऊपर, चेस्ट में रहता है। इसका फ्लो जो है थोड़ा डायगोनल होता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तीसरा प्राण है, तीसरा वायु है समान वायु, समान प्राण। समान जो है वो पेल्विक से डायफ्राम के बीच में होता है, जो कि दाईं से बाईं तरफ, बाईं से दाईं तरफ फ्लो करता है। उसके बाद आता है अपान। अपान प्राण, अपान वायु। अपान वायु जो है वो जो है ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है, जो कि हमारी एनर्जी को नीचे की तरफ ले जाता है। हमारे ऑर्गन्स को जो मूवमेंट की जरूरत होती है हमारे इंटेस्टाइन में, जो है हमारे इंटेस्टाइन को साफ करने के लिए, जो है छोटी आंत और बड़ी आंत को जो है उसकी फंक्शनिंग को सही करने के लिए ये एनर्जी उसमें काम आती है। और उसके बाद होता है एक व्याना, व्यान वायु। व्यान प्राण जो है कि पूरे शरीर में जो है फ्लो करता है। अगर 4 प्राण में कहीं कमी आती है तो वो उसको जाके पूर्ति करता है। ये पांचों जो है प्राण और वायु के नाम से भी जाने जाते हैं। अब जब हम श्वास लेते हैं तो जब हम अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम जो है इन वायु को बैलेंस करते हैं, उसमें संतुलन आता है। इसीलिए उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। नाड़ियों को जो है शोध किया जाता है, उनकी शुद्धि की जाती है। और उनकी जब शुद्धि होती है तो ये वायु जो है अपने आप बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, संतुलित होने लगते हैं। और जब नाड़ियों की शुद्धि होती है तो प्राण का जो फ्लो है बहुत फ्रीली, स्मूथली होता है। तो नेचुरल स्वतः फ्लो शुरू हो जाता है शरीर में और कोई ब्लॉकेज नहीं आता है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है प्राणायाम को जब हम बात कर रहे हैं उस विषय पे, कि हमारे शरीर में जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी दुख तकलीफ होता है, वो प्राण की ब्लॉकेज की वजह से होता है। प्राण में, उसके फ्लो में कहीं पर अवरोध आता है तो उसका इफेक्ट जो है हमारे वायु पे पड़ता है और फिर उसका इफेक्ट जो है हमारे ऑर्गन्स पे पड़ता है, उसका इफेक्ट जो है हमारे हार्मोन्स पे पड़ता है और फिर जो है पूरे शरीर का जो है बैलेंस बिगड़ जाता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है।
तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है उस ब्लॉकेज को, अवरोध को दूर करता है। उससे क्या होता है, फ्लो सही बना रहता है और जो है शरीर में ऊर्जा हमेशा आती रहती है, कलेक्ट होती रहती है और ऊर्जा हाई लेवल पे बनी रहती है। अब जो है कि प्राणायाम को कैसे करना चाहिए, केवल श्वास लेना ही प्राणायाम नहीं है। श्वास को जो है सजगता पूर्वक, सरलता पूर्वक, जितना आराम से आप ले सकें उसको अंदर लेना है और फिर आराम से धीरे धीरे छोड़ना है। किसी तरह का कोई भी तनाव, कोई भी स्ट्रेस अनुभव नहीं होना चाहिए। मन पूरी तरह से शांत रहता है और सजगता जो है श्वास पे बनी रहती है। इस तरह से जब आप ब्रीदिंग करते हैं, श्वसन करते हैं, तो उसका आपको 100%, 100% लाभ मिलता है। और ये प्राण हमारे शरीर में जितना ज्यादा रहेगा, हमारा शरीर उतना ही स्वस्थ और उतना ही मजबूत रहेगा। प्राणायाम जो है हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसमें बहुत अलग अलग तरह के प्राणायाम हैं। जैसे मैंने बताया, नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी शोधन के भी अलग अलग स्टेजेस हैं। आप उसको बेसिक से शुरू करके, नीचे से शुरू करके बहुत हाई लेवल तक आप जा सकते हैं। एक कॉमनली नोन, बहुत आम तौर पे सभी लोगों को मालूम है प्राणायाम, नाड़ी शोधन जिसको बोलते हैं, या फिर जिसको बहुत जो है बाबा रामदेव जी ने प्रचारित किया, अनुलोम विलोम। तो आप दाहिनी तरफ से श्वास लेते हैं, बाईं तरफ से छोड़ते हैं, बाईं तरफ से लेते हैं, दाईं तरफ से छोड़ते हैं। तो ज्यादातर लोगों को इतना ही मालूम है कि नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम इतना ही है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है जो कि प्राणायाम का हम जानते हैं। नाड़ी शोधन के लिए जो है अभ्यास मैं बताता हूं कि उसमें अनुलोम विलोम जो है करते हैं जब, तो पहले जो है नाड़ी की शुद्धि जरूरी है, उसका फ्लो सही होना चाहिए। जब फ्लो सही होगा, जब उसका बहाव सही रहेगा, तब उसमें जो है संतुलन आ सकता है, उसमें बैलेंस हो सकता है। अगर बहाव सही नहीं है तो उसमें बैलेंस आने में तकलीफ होती है, टाइम लगता है। तो नाड़ी शोधन शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका जो है, पहले दाहिनी तरफ से सांस लें, बाईं तरफ से छोड़ें, फिर दाहिनी तरफ से ही सांस लेना है और बाईं तरफ से छोड़ना है। 5 बार इसका अभ्यास किया जाता है, दाईं से बाईं तरफ, और उसके बाद 5 बार बाईं तरफ से लेना है और दाईं तरफ से छोड़ना है, बाईं तरफ से लेना है, दाईं तरफ से छोड़ना है। ये 5 बार। जब दोनों तरफ से जो है 5-5 बार करते हैं तो वो एक राउंड पूरा होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो फ्लो है, जो है इंडा और पिंगला का, वो जो है खुल जाता है, और उसके बाद जो है हमको उसको बैलेंस करना है। तो फिर सेकंड करते हैं कि दाहिनी से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं तरफ से श्वास लेंगे और दाईं तरफ से छोड़ेंगे। ये एक राउंड हो जाता है। इस तरह से इसका अभ्यास को जो है 4 से 5, 10 राउंड तक जो है किया जा सकता है अपनी क्षमता के अनुसार। इस बात का ध्यान रखना है कि शरीर में तनाव नहीं आना चाहिए, मन में बेचैनी नहीं होनी चाहिए, सरलता पूर्वक उसको इजीली आप कर सकें, मानसिक तनाव ना हो, स्ट्रेस ना हो कि आप फोर्स कर रहे हैं अपने आप को उसको 10 बार करने के लिए, 4 बार करने के लिए। आपसे जितना संभव है 2 बार, 3 बार, जितना भी आप कर सकते हैं, वो आपके श्वसन तंत्र के ऊपर डिपेंड करता है। एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति 5 बार बहुत ही आसानी से, आराम से कर सकता है।
सजगता पूर्वक, और उसको फिर आप प्रतिदिन के अभ्यास से जो है धीरे धीरे उसको आगे लेके जा सकते हैं। अब इसके बाद जो है इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को जब करते हैं तो उसमें आंखों को बंद करके ध्यान बिल्कुल श्वास पे होना चाहिए। उस समय हमारे मन में कोई और विचार नहीं आने चाहिए। आप केवल अपने श्वसन तंत्र को देखिए, आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसको बिल्कुल अनुभव करना है कि श्वास शरीर के अंदर आ रहा है, हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स जो है वो फैल रहे हैं, उसको फैलाव को आपको अपने अंदर भीतर अनुभव करना है, और उसको फिर जो है वो संकुचित होता है तो उसको अनुभव करना है। तो इससे क्या होगी, आपकी सजगता जो है बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाती है, और ये बहुत ही आसान तरीका है मेडिटेशन में जाने के लिए, क्योंकि इसमें सजगता लंबे समय तक बनी रहती है, उसमें किसी तरह का अवरोध नहीं आता, डिस्टरबेंस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ जो है मूवमेंट कर रहे हैं, आप उसके साथ मूव कर रहे हैं, आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। केवल स्थिर रहना माइंड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो माइंड को स्थिर करने के लिए पहले जो है हमको अपने श्वास को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसके लिए जो है प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है इस चीज में। और इसके बाद से जो है फिर जब आप श्वास लेते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए उसकी आप जितनी मात्रा में दाएं तरफ से ले रहे हैं उतना ही बाएं तरफ से छोड़ना है, और उतना ही बाएं तरफ से लेना है और दाएं तरफ से छोड़ना है। मतलब आप जो है उसको काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। उसको जब श्वास लेंगे आप उसको गिनती करते जाइए, 1 2 3 4 5 6, और फिर गिनती के साथ में 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके छोड़ना है। अब ये काउंटिंग जो है वो आप अपने हिसाब से, अपनी ब्रीदिंग, अपने श्वसन की कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति जो है 6 से 7 काउंटिंग आराम से कर सकता है, कि 7 काउंट तक आप श्वास लें, 7 काउंट तक छोड़ें, और फिर 7 से लें और 7 काउंट तक श्वास छोड़ें। इसको जो है 5 बार 5 राउंड आप आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको जो है बेचैनी नहीं आएगी, आपको जो है थकान महसूस नहीं होगा, क्योंकि प्राणायाम करने के बाद आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में किसी तरह का तनाव, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और प्राणायाम खत्म होने के बाद जो है आपकी श्वास नॉर्मल रहनी चाहिए, बल्कि कहें तो और लंबी और गहरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको श्वास जल्दी लेने की जरूरत पड़ रही है, महसूस हो रहा है कि प्राणायाम किए थक गए, थोड़ा लंबा सांस लें, थोड़ा रिलैक्स करें। अगर ऐसा अनुभव होता है तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ जो है उसमें सही नहीं हो रहा है और उसको सुधार करने की आवश्यकता है। अब शुद्धि के अलावा जो है उस प्राण को हम अपने अंदर, जो ऊर्जा हम श्वास से ले रहे हैं, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा कैसे उसको हम रोकें, कैसे उसको ग्रहण करें। उसके लिए है कि जो है श्वसन जो है, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसको कुंभक के साथ किया जाता है। कुंभक मतलब श्वास को रोकना। तो श्वास को अंदर रोकते हैं तो उसको अंतर कुंभक कहते हैं, और श्वास बाहर रोकते हैं तो बाहिर कुंभक कहते हैं। कुंभक का जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो स्टार्टिंग में जब आप अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो आपको जो है केवल नाड़ी शोधन नॉर्मल जो है सामान्य श्वसन ही करना है। गिनती के साथ लीजिए और गिनती से छोड़िए। और जब इसमें आप जो है काउंटिंग करते हैं और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, और वो नंबर जब आपका 7, 8 या 10 तक अगर पहुंच जाता है तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद से आप जो है कुंभक के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो कुंभक में क्या होता है कि जब आप कुंभक के साथ अभ्यास करते हैं तो उसका एक रेशियो होता है, 1:1.
सो आप जितना सांस लेते हैं जितना टाइम तक, उसका दुगना आपको श्वास रोक के रखना है, और फिर जितना टाइम आपने श्वास लिया था उतना ही आपको छोड़ना है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप श्वास ले रहे हैं, हवा अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, तो वो हमारे शरीर में ज्यादा समय रहता है। तो क्या होता है कि हमारे फेफड़े को, हमारे लंग्स को समय मिलता है और ज्यादा, ताकि वो ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा अंदर ले सके और शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर भेज सके। तो इससे जो है, एक तो हमारे लंग्स का जो है कैपेसिटी बढ़ जाता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, वो स्ट्रांग हो जाता है, और दूसरे कि शरीर में जो है ज्यादा से ज्यादा प्राण को ग्रहण करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। और ये क्षमता जब हमारे शरीर में आती है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही मजबूत करती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, और हमारे शरीर के स्वतः चलित ऑर्गन्स जो हैं, जैसे फेफड़ा है, हमारा हृदय है, डाइजेशन है, ये सारी चीजें अपने आप चलती हैं, तो वो जो है और स्ट्रांग हो जाते हैं, और उनका जो है फंक्शनिंग और मजबूत हो जाता है। ये फंक्शनिंग को मजबूत करने के लिए प्राणायाम का बहुत ही बड़ा योगदान है। अब प्राणायाम जो है, इसको हम जो है अभी के सिचुएशन में उसको कैसे यूजफुल है, कितना उपयोगी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं, ये कोविड-19 एक तरह का जो ये वायरस है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलग तरह का वायरस है। इस तरह के ऑलरेडी 1-2 वायरस पहले भी आ चुके हैं, लेकिन हाँ, कोविड-19 जो है वो एक नया तरह का वायरस है, जो कि नॉर्मल वायरस से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। और किसके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है? जिसको कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसको कि श्वसन की समस्या है, जिसको कि हार्ट की समस्या है, उनको ही ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इससे बचने का जो है उपाय ये है कि अपने श्वसन को हम जो है मजबूत करें। जब हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होगा तो ये वायरस हमको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, और हमारा शरीर जो है खुद ही जो है अपने आप वो हील कर दे जाएगा। और प्राणायाम से एक बड़ा फायदा ये है कि ये श्वसन की समस्या को तो ठीक करता ही है, साथ ही साथ इससे जो होता है कि आपकी श्वसन की बीमारी ही नहीं होगी। योगा जो है प्रिवेंशन का काम करता है, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप पहले ही अगर अपने आप को मजबूत इतना कर लें कि बीमार ना पड़े, तो उससे बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। प्लस जब आप श्वास प्रक्रिया करते हैं तो माइंड रिलैक्स होता है, स्ट्रेस कम होता है, मन में क्लियरिटी आती है, माइंड जो है क्लियर हो जाता है। क्योंकि जब माइंड में कम थॉट आएंगे, जब विचार कम रहते हैं, माइंड रिलैक्स रहता है, तो हमारे सोचने समझने की क्षमता बहुत ही बढ़ जाती है। हमारा शरीर स्ट्रेस को जो है हैंडल कर लेता है, स्ट्रेस हमको अटैक नहीं करता है, ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं करता है। और ये प्राण को हमारे शरीर में जब बढ़ाता है तो हमारे आसपास का ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो विकसित होता है। वो ऊर्जा का क्षेत्र जो है हमें नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। तो हमारे आसपास जो है बहुत तरह की ऊर्जाएं होती हैं, पॉजिटिव ऊर्जा होती है, नेगेटिव होती है, सकारात्मक, नकारात्मक। तो हर तरह की ऊर्जा हमारे आसपास है। जिसका शरीर इस ऊर्जा को, नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा से जो है लड़ नहीं पाता है, उसको ये इफेक्ट करता है। तो वो उसके दिमाग पे भी असर पड़ता है, उसके जो है सोचने समझने की प्रवृत्ति पे असर करता है,
तो वो दूसरे की जो है ऊर्जा से प्रभावित होता है, दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है आदमी। और जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा बहुत मजबूत स्ट्रांग है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आपके अंदर एनर्जी ज्यादा है, तो आपका अपना खुद का कॉन्फिडेंस जो है बहुत डेवलप कर जाता है। तो जब आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस है, तो जब आप कॉन्फिडेंट हैं तो दूसरे की नेगेटिव ऊर्जा, दूसरे की नकारात्मक शक्ति आपको प्रभावित नहीं करेगी। आप मानसिक रूप से उस ऊर्जा को आप रोक सकेंगे ताकि वो आपको प्रभावित ना करें। अब जो है ये प्राणायाम जो है कितना करना चाहिए? लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, कैसे करेंगे, इतना मुश्किल है, हमको आता नहीं है, हम नहीं जानते हैं, सीखे नहीं है, कहाँ सीखें। तो ये सब जो है कोई उचित रीजन नहीं है, कोई उचित जो है एक्सक्यूज नहीं है इस चीज का कि हमको नहीं आता है। सभी को आता है। हम जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम श्वास ले रहे हैं, तो हमको श्वास लेना तो आता ही है, सीखने की जरूरत नहीं है। वो हमको जरूरत क्या है? केवल उसको देखने की। हमको इंट्रोवर्टेड बनना है, अपने आप को देखना है। आज के टाइम में सभी लोग बाहर देखते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं। उसमें से थोड़ा समय निकालिए और अपने आप को देखना है, अपने श्वास को देखिए। और ज्यादा नहीं, अगर हर रोज एक व्यक्ति 5 से 10 मिनट का जो है सही ढंग से प्राणायाम का अभ्यास करता है, सही ढंग से श्वसन प्रक्रिया का अभ्यास करता है, तो उसको उस 10 मिनट में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति मिलेगी कि वो दिन भर जो है उसका उपयोग कर सकता है। दिन भर वो ऊर्जा उसको फ्रेश रखेगी और उसको जो है हाई एनर्जी में रखेगी। मात्र 10 मिनट। तो आपको केवल जो है अपने 24 घंटे में से केवल 10 मिनट निकालना है, वो भी अपने लिए, अपने आप को देखने के लिए। तो आप श्वास को, उसको केवल देखते जाइए। जैसे ही हम श्वास को देखना शुरू करते हैं, नेचुरली क्या होता है कि हमारी श्वास स्वतः लंबी होने लगती है। स्वतः हमारी श्वास जो है लंबी और गहरी शुरू हो जाती है जब हम श्वास को देखना शुरू करते हैं। माइंड रिलैक्स होने लगता है। इसके अपोजिट जब हम एक्सटर्नल होते हैं, एंग्शियस होते हैं, एंग्री होते हैं, तो हम श्वास को ध्यान नहीं देते, तो श्वास बहुत छोटी हो जाती है और जल्दी जल्दी श्वसन प्रक्रिया करते हैं, जिससे हमारे शरीर के ऑर्गन्स भी स्ट्रेस हो जाते हैं। लंग्स रिलैक्स नहीं हो पाता है, वो स्ट्रेस हो जाता है, नर्वस सिस्टम स्ट्रेस हो जाता है, माइंड स्ट्रेस हो जाता है और स्ट्रेस से सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। डाइजेशन फंक्शनिंग स्लो हो जाएगा स्ट्रेस से, तो डाइजेशन से तो 90% बीमारियां हो जाती हैं। तो हर चीज जो शरीर में काम कर रही है वो प्राण से, श्वसन से कर रही है। तो अगर श्वास ले रहे हैं सही ढंग से, तो पूरा शरीर सही ढंग से काम करेगा। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए एक ही बहुत ही अच्छा और सरल माध्यम है। इसको आसानी से आप कर सकते हैं। अब उसको आप 5 मिनट से लेके 10 मिनट कीजिए या फिर उसको आधे घंटे तक कीजिए। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके पास कितना समय है और आप उसको कितना समय तक उसको कर सकते हैं। अब जो है इसमें ये भी है कि ज्यादा करेंगे तो नुकसान करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें ज्यादा करेंगे आपको नुकसान होगा, ऐसा कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि ये आपको जो है आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो तो 24 घंटे आप कर ही रहे हैं, तो उसमें ज्यादा और कम का कोई बात ही नहीं है। You anyway breathe 24 hours. So when you're doing the breathing, you are becoming aware of it. So it's not that you are doing too much. तो इसमें ये ज्यादा की बात नहीं है। हाँ, जब आप उसको ज्यादा समय तक ले करते हैं तो क्या होता है कि आप जो है जाने अनजाने
स्ट्रेस लेने लगते हैं, अपने आप को फोर्स करने लगते हैं उस चीज के लिए, उस प्राणायाम को और आगे बढ़ाने के लिए। तो उस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब प्राणायाम करते हैं तो अपने आप को फोर्स नहीं करना है, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को नेचुरल रखना है। अपने श्वास को जो है लंबी और गहरी कीजिए, लेकिन आपका शरीर जो है नेचुरल रहना चाहिए, शरीर में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, शरीर में स्ट्रेस और थकान नहीं होना चाहिए, तब तो ये सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको जो है स्ट्रेस होने लगता है, आप थकान महसूस करते हैं, श्वसन करते हैं, तो श्वसन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ जो है कमी आ रही है। तो उसके लिए है कि आप किसी जानकार व्यक्ति से मिलें, उससे परामर्श करें और उससे विचार करके, उनसे समझ के उस चीज को फिर से आप कर सकते हैं। इसको करने में कोई नुकसान नहीं है। अब जो है प्राण जो हम ले रहे हैं श्वास के माध्यम से, उसके और कितने फायदे हैं इसके ऊपर स्वामी जी ने, हमारे गुरु जी ने एक बुक ही लिख दी है, प्राण प्राणायाम प्राण विद्या, जिसमें कि प्राणायाम और हमारे शरीर में प्राण एनर्जी की कितनी तरह से उनके मूवमेंट होते हैं, कितनी तरह की एनर्जी है, उनको कैसे उस एनर्जी को हम बदल सकते हैं, उनका डायरेक्शन किस तरह से बदला जा सकता है, उसके बहाव को किस तरह से बदल सकते हैं, और अगर कोई वायु जो है वीक है तो उसको कैसे मजबूत करना है, उसमें और प्राण कैसे भेजना है, तो वो उस बुक में सारी चीजें हैं। वो एक अलग विषय बन जाता है, एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है। अगर उस पर बात करें तो उस पर बहुत लंबी बात हो सकती है। अब मैं आता हूं एक चीज पे, जैसे कि समय कम है, कि श्वास जो है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और ये स्वर योगा में एक तरह से हमारे लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये हमारे लाइफ का जो है बोलेंगे कि उसकी लेंथ को बताता है कि आदमी कितना जी सकता है। प्राणायाम प्राण के ऊपर ही एक अलग विषय है, स्वर योगा। आप देखिए प्राणायाम श्वसन का कितना महत्व है कि उसके अंदर जब आप प्रवेश करेंगे, प्राणायाम को आप जानने लगेंगे, उसको करना चाहेंगे, करेंगे, तो धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप उसमें करते जाएंगे और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारी स्वर भी जो है बैलेंस होता है, नाड़ी बैलेंस होती है। तो वो स्वर योगा के एक अलग इफेक्ट है। स्वर योगा जो है वो एक अलग प्रैक्टिस है, जिसमें कि आप बहुत तरह से जो है अभ्यास उसके करते हैं और उसमें जो है और आगे बढ़ सकते हैं। उस पर कभी बात होगी। अभी हम श्वसन पे बात कर रहे हैं। तो श्वसन जो है ऐसा है कि बोलते हैं कि श्वसन जो है एक तरह से हमारे लाइफ का पैरामीटर है, एक मेजर है। अगर आप देखें, जो जीव श्वास धीरे लेते हैं, आराम से लेते हैं, वो लंबे समय तक जीते हैं, और जो है छोटी श्वास लेते हैं, जो संक्षिप्त श्वसन करते हैं, तो उनकी जो है आयु भी कम होती है। जैसे अगर खरगोश देख लें, अगर डॉग्स देखते हैं, तो उनकी आयु कम होती है। और अगर आप देखिए हाथी, आप देखिए जो है हाथी बहुत धीरे सांस लेता है कि उसको पता नहीं चलता है। और फिर उसके बाद जो है कछुआ जो है सबसे धीमा श्वसन करने वाला जीव है, और सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला जीव है कछुआ। तो इस बात को जो है हमारे ऋषि मुनियों ने जो है
उसको समझा, उन्होंने इन चीजों को जो है ऑब्जर्व किया और फिर समझा कि जब ये जीव में इतना अंतर हो जाता है श्वास की वजह से उनके लाइफ में, तो हम उसको क्यों नहीं अपना सकते और क्यों नहीं हम अपने जो है जीवन को और लंबा बना सकते हैं, अपने लाइफ को और लंबा बना सकते हैं। और उन्होंने जो है फिर ये प्राणायाम के ऊपर शोध करके प्राणायाम की प्रक्रियाएं शुरू की। पहले के समय में लोग जो है बोलते हैं कि ज्यादा दिनों तक जो है जीवित रहते थे। 100 years, 100 साल की उम्र जो है नॉर्मल होती थी। अभी जो है हमारे आधुनिक टाइम में जो है, कलयुग में जो है, जो एक सामान्य व्यक्ति का जीवन स्पान जो है वो 70 से 80 साल का माना जा रहा है। तो ये चीजें क्यों हो गई? एक बात बोल सकते हैं कि पहले जो है हवा शुद्ध थी, शुद्ध खाना खाते थे। आजकल सब पॉल्यूशन है, खाना भी जो है, अन्न भी जो है सब फर्टिलाइजर से होता है। ये सारी समस्या है, बहुत सारे रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं शरीर में, ये सब दूषित भोजन करने से। ये सब एक पार्ट हो सकता है और है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज जो है वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। पहले लोग जो है श्वास की प्रक्रिया प्राणायाम नहीं करते थे, लेकिन वो उनकी दिनचर्या इस तरह की थी कि उनका प्राणायाम जो है काम करते करते हो जाता था। कोई लकड़ी काट रहा है, भस्त्रिका हो जाता था। खेतों में काम कर रहा है, दवाई छिड़क रहा है, मुंह बांध लिया, कुंभक हो जाता था। जानवरों को एक साथ काम कर रहा है तो उसकी जो है कपालभाति हो जाती थी। तो इस तरह से उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि सारे प्राणायाम खुद ब खुद हो जाते थे और उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता था, शरीर मजबूत रहता था। और जो ये उनकी दिनचर्या थी उसको जब वो करते थे, श्वसन प्रक्रिया सही चलती थी, तो स्ट्रेस नहीं लेते थे, उनको तनाव नहीं होता था। आज के समय में सबसे बड़ा समस्या जो हो गया है, एक तो हम श्वसन का ध्यान नहीं रखते, दूसरा जो है स्ट्रेस। जब हमारी श्वास सही नहीं चल रही तो स्ट्रेस की समस्या हमारे साथ होनी ही है, क्योंकि हमारे अंदर में ऊर्जा, प्राण शक्ति की कमी होती है, स्ट्रेस आने लगता है। क्योंकि हमारा माइंड जो है इतनी कम ऊर्जा में काम नहीं कर पाता। जब श्वास सही लेंगे, ऊर्जा सही रहेगी तो माइंड रिलैक्स होता है, गर्म नहीं होता है, फ्रेश रहता है। तो प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी है। और आजकल के समय में, इस समय जिस तरह का कंपटीशन है, सभी लोग दौड़ भाग में लगे हुए हैं, हर आदमी किसी न किसी स्ट्रेस में रहता है। आजकल तो 5 साल 10 साल के बच्चों को स्ट्रेस हो जा रहा है। तो हम जो है अपने जो है पुरानी धरोहरों को भूलते जा रहे हैं। वो जो है पुरानी धारणा नहीं थी, वो एक लाइफस्टाइल है। योगा एक लाइफस्टाइल है, एक दिनचर्या है, जिसको अपनाए बिना हमारा गुजारा नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। There is no way out apart from yoga, apart from doing breathing. आजकल बहुत सारी समस्याएं होती हैं और डॉक्टर्स जिनको योगा के बारे में नहीं मालूम है, वो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, वो भी बोलते हैं कि आप थोड़ा योगा कीजिए, आप जाके थोड़ा प्राणायाम कीजिए। तो हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो चीजें हैं, योगा जो है, प्राणायाम जो है, वो हमारे लिए जो है मूल मंत्र है जीवन के लिए, तनाव रहित जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए। तो इस पे जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी योगा डे सेलिब्रेशन जो शुरू हुआ, बहुत ही अच्छी चीज हुई। बहुत सारे लोगों में जो है इसके विषय में जो है जागरूकता बनी। बहुत सारे लोग अभी इस योगा के विषय में जानने लगे हैं।
लेकिन अभी लोगों को बहुत सारी चीजें जानना बाकी है। जो योगा हमारे ट्रेडिशन में, हमारे बिहार स्कूल योगा में सिखाया जाता है, जो मुंगेर आश्रम में सिखाया जाता है, उस तरह का अभ्यास शायद ही कहीं सीखने को मिले, उस तरह की ट्रेनिंग शायद ही कहीं मिले। क्योंकि वहां जो सीखते हैं, वहां जो टेक्निक बताई जाती है वो बिल्कुल यूनिक है। आप वहां योगा करने जाते हैं, आप योगा केवल करते नहीं हैं, आप योगिक लाइफ जीते हैं। वहां पे आप एक योगी बन के वहां रहते हैं और वो सारी चीजें आपके अंदर जो है अपने आप जो है आने लगती हैं। अब समय आ गया है कि आदमी केवल योगा के बारे में न सोच के उससे आगे बढ़े, योगा के बाद प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान के विषय में जो है विचार करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। आज ये प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छा है। इसमें जो है आप सभी ने देखा कि अलग अलग विषय पे लोगों ने बात किया। इसमें जो है कई तरह के जो है आपके ऊपर जो है आपने देखा कि लोग आए, बातचीत किए, बताए उसका थ्योरी के बारे में, उसकी फिलॉसफी, अलग अलग एस्पेक्ट योगा का, प्राणायाम का, एनर्जी का, ध्यान का। तो ये सारी चीजें अब सभी लोगों को पता चलनी चाहिए, सभी लोगों को सीखनी चाहिए। और प्राणायाम जो है वो सबसे आसान और सरल तरीका है अपने श्वसन को ठीक करने के लिए। तो मैं इसी के साथ जो है अब मैं अपने जो है बातचीत को, अपने डिस्कशन को हम विराम देते हैं यहीं पे। और जो है फिर मौका मिला तो फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे और डिटेल में और डेप्थ में कि प्राणायाम और प्राणा किस तरह से हमको और आगे ले जा सकता है, मेडिटेशन के बारे में और अन्य विषयों के बारे में। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।